हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमने जो नेक्स्ट वीडियो में बात करी थी पॉपुलेशन की, तो अब हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने उस में बात करी थी कि इंडिया में जो ग्रोथ हुआ है पॉपुलेशन का, उसके 4 फेज़ थे। ठीक है, मतलब 4 चरण में वो ग्रोथ हुआ है। तो उसके हम 4 चरणों की बात करते हैं। तो फर्स्ट फेज़ जो है वो है 1901 से 1921 तक का। ठीक है, ये 1901 से 1921 तक का। अब ये जो पीरियड है इसमें क्या है, स्टेशनरी फेज आया पॉपुलेशन ग्रोथ का। अभी स्टेशनरी फेज क्या होता है? स्टेशनरी फेज का मतलब है पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रही थी, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ एकदम रुकी हुई थी। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है कि ये पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है तो आप इससे पहली वाली वीडियो में जाके देखिए। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब ये जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन थी वो स्टेशनरी थी, जैसा मैंने बताया। अब वो ऐसी क्यों थी? क्योंकि बर्थ और डेथ रेट दोनों ही हाई था। ठीक है, मतलब जितने बच्चे पैदा हो रहे थे उससे ही ज़्यादा आदमी या कोई भी बच्चे मर जा रहे थे। ठीक है, तो क्या था कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो स्टेशनरी चल रही थी, मतलब एकदम रुकी हुई सी थी। अब पुअर हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज थी। इसके रीजंस हैं ये कुछ। ठीक है, कि पुअर हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज है, इलिटरेसी ऑफ पीपल है, मतलब आदमी पढ़े हुए नहीं थे इसीलिए ऐसा हो रहा था, और इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड था। ठीक है, इसका मतलब क्या है? पुअर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज से आप समझ गए होंगे कि हॉस्पिटैलिटी जो है, ठीक है, मतलब जो हॉस्पिटल से रिलेटेड कैरियर था उसमें बहुत कम लोग थे और वहाँ पर इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। इलिटरेसी ऑफ पीपल से मतलब है कि पीपल पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, पढ़ने लिखने से मतलब है कि जब कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता है तो वो है बड़ी बात को भी छोटा मानता है और उसे अनदेखा कर देता है, जो बाद में जाके बहुत बड़ी बीमारी बन सकती है या हमारा सर का दर्द बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर है इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड। मतलब इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता था, मतलब जिस एरिया में आपको ज़्यादा खाने की ज़रूरत है वहाँ पर कम खाना चला जाता था गवर्नमेंट के द्वारा, और जहाँ पर कम की ज़रूरत है वहाँ पर ज़्यादा चला जाता था, जिसकी वजह से जो लोग होते थे वो न्यूट्रिएंट लेस हो जाते थे, मतलब वो न्यूट्रिशन उन्हें नहीं मिल पाता था, माल न्यूट्रिशन उनमें हो जाता था, जिसकी वजह से वो बीमारी हो जाती थी और बीमारी से वो डेथ हो जाते थे। ठीक है, इसीलिए ये बताया गया कि 1901 से 1921 तक का जो पीरियड था उसमें स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ था। सेकंड की बात करते हैं 1921 से 1951 तक। अब ये जो पीरियड है ये स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ दिखाता है। स्टडी का मतलब धीमे धीमे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, हेल्थ और सैनिटेशन में इंप्रूवमेंट हुआ। ठीक है, मतलब जो मेडिकल सर्विसेज थी उनमें इंप्रूवमेंट आई, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट जो था वो नीचे चला गया। मोर्टेलिटी रेट से मतलब है डेथ रेट। ठीक है, मोर्टेलिटी रेट जैसे ही नीचे गया और फर्टिलिटी रेट मतलब बर्थ रेट हाई था, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई। अब इसका एक और रीजन बताया गया है कि बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था वो भी अच्छा हो पाया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमने पढ़ा कि खाना इधर से उधर जाना होता था, जिसकी वजह से लोग न्यूट्रिशन पा रहे थे अच्छी तरीके से और वो रिच न्यूट्रिएंट हो रहे थे। ठीक है, अब 1951 से 1981 तक की बात करते हैं। ये जो डिकेड है ये इंडिया के लिए एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का डिकेड है। मतलब इसका मतलब कि इस डिकेड्स में जो पॉपुलेशन इंडिया में एंटर हुए या इंक्रीज हुआ वो बहुत ज़्यादा नंबर में हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ? इसकी 2 रीज़न है। पहला कि रैपिड फॉल हुई मोर्टेलिटी में। ठीक है, मतलब डेथ रेट जो था वो बहुत नीचे गिर गया और हाई फर्टिलिटी तो थी ही, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। और सेकंड है इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन से मतलब है कि बहुत देशों से लोग इंडिया में बहुत ज़्यादा नंबर में आ रहे थे, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज हो रही थी। जैसा कि हमने पढ़ा था, पॉपुलेशन ग्रोथ को हम इंड्यूस्ड में पढ़ते हैं और नेचुरल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो इंड्यूस्ड और नेचुरल बर्थ रेट जो है वो हमने फर्स्ट वीडियो में बात करी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं 1981 से प्रेजेंट तक के बारे में। जो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत हाई होती हुई आ रही थी 1981 तक, वो अचानक नीचे गिरने लगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि बर्थ रेट जो था वो रेगुलरली डिक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से बर्थ रेट डिक्रीज हो रहा था और मतलब मोर्टेलिटी रेट जो है वो वैसा ही था, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ लगातार नीचे गिर रहा था।
अब हमारा यहाँ पर सबसे बड़ा टॉपिक आता है पॉपुलेशन कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब है कि किससे मिलके बना है, कौन कौन उसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन कंपोजिशन होता क्या है, ये एक ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी है जिसमें हम एज का, जेंडर का, मैरिटल स्टेटस, ठीक है, कि वो मैरिड है या अनमैरिड है, उसका, कौन से ट्राइब से है, लैंग्वेज से है, कौन से रिलीजन से है, उन सब के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई 100 पॉपुलेशन का एरिया है, ठीक है। अब हम उसमें से पता लगाएं कि एज के अकॉर्डिंग कौन है, ठीक है। उन 100 पॉपुलेशन को हम एज के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करें, जेंडर के अकॉर्डिंग करें, मैरिटल स्टेटस के अकॉर्डिंग करें, ट्राइब के अकॉर्डिंग करें, तो इसी को हम पॉपुलेशन कंपोजिशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हम कुछ कंपोजिशन पढ़ते हैं, जैसा कि पहला है हमारा रूरल अर्बन कंपोजिशन, ठीक है। रूरल अर्बन मतलब ग्रामीण और शहरी इलाकों का जो कंपोजिशन होता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडिया हैज़ अबाउट 6 लाख, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, देखिए क्योंकि मेरे यहाँ पर स्क्रीन शो नहीं हो रही है, ठीक है। कुछ विलेजेस हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ठीक है। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग ये 6,40,000 अप्रॉक्स में विलेजेस हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। जो साइज़ हैं विलेजेस के वो भी डिफरेंट है, ठीक है। जो विलेजेस के साइज़ हैं वो भी डिफ्रेंशिएट है। साइज से मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल्स लिविंग इन विलेज, मतलब एक विलेज में कितने पीपल रहते हैं वो अलग अलग डिफ्रेंशिएट करा गया है। जैसा कि हम बात करें तो केरल और महाराष्ट्र में एक विलेज में अबाउट 17,000 पॉपुलेशन रहती है। वहीं पर हम बात करें आंध्र प्रदेश की या अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो वहाँ पर बस 17 पीपल रहते हैं एक विलेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो प्रपोर्शन जो अर्बन पॉपुलेशन में है हमारी इंडिया की वो अबाउट 31.16% है, जो कि बहुत लो है, ठीक है। 31.16% आदमी जो हैं वो अर्बन पॉपुलेशन हैं। अब बात करते हैं लिंग्विस्टिक कंपोजिशन से। लिंग्विस्टिक से याद रखिए, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज, ठीक है। लिंग्विस्टिक का मतलब है लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज का कैसे कंपोजिशन होता है। तो इंडिया जो है वो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का लैंड है, मतलब बहुत ज़्यादा लैंग्वेज वहाँ पर मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रायरसन, अब ये ग्रायरसन क्या है, ये एक सेंसस है लिंग्विस्टिक कंपोजिशन का, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि 179 लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती हैं अप्रॉक्स, एंड 544 डायलेक्ट्स हैं। डायलेक्ट्स का मतलब होता है लिपियाँ हैं, ठीक है। तो 179 लैंग्वेजेस हैं और 544 डायलेक्ट्स हैं। और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अप्रॉक्स 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। और भी कुछ नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं जो इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताई गई हैं, ठीक है। अब हम बात करें लिंग्विस्टिक कंपोजिशन की, द स्पीकर्स ऑफ हिंदी, सॉरी यहाँ पर हिंदी लिख दिया है गलती से, तो जो हिंदी के स्पीकर्स हैं उसमें हाईएस्ट परसेंट है, जबकि लैंग्वेज जो स्मॉलेस्ट है वो है संस्कृत, बोडो और मणिपुरी, ठीक है। ये 3 ऐसे हैं जो सबसे कम बोली जाती हैं, वहीं पर हिंदी जो है वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिलीजियस कंपोजिशन की, मतलब रिलीजन कैसा होता है। तो इंडिया में बहुत सारे रिलीजन हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, ट्राइबल, ज़ोरास्ट्रियन, बुद्धिस्ट और अलग अलग बिलीफ्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन जो भी हैं ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो हिंदूज जो हैं वो पूरे इंडिया में मिलते हैं, बस कुछ जगहों को छोड़कर, जैसे कि जम्मू और कश्मीर में आपको हिंदू लोग बहुत कम मिलेंगे, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर आपको हिंदू लोग कम मिलेंगे, और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर आपको हिंदू कम मिलेंगे, ठीक है। और पूरे इंडिया में हिंदू आपको कहीं भी मिल सकते हैं। अब बात करते हैं मुस्लिम्स की। मुस्लिम्स जो है वो लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी का मतलब क्या है, माइनॉरिटी का मतलब ऐसे लोग जो कम नंबर्स में होते हैं, ठीक है। वो हिंदूज के नंबर्स में कम हैं लेकिन माइनॉरिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मुस्लिम्स जो हैं वो आपको जम्मू कश्मीर में मिल जाएंगे, कुछ वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट्स में मिल जाएंगे, केरल में मिल जाएंगे और लक्षद्वीप में मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रिश्चियन की, ठीक है। अभी क्रिश्चियन क्या कहाँ कहाँ हैं, क्रिश्चियन गोवा में मिलेंगे आपको, केरल में मिलेंगे, मेघालय में मिलेंगे, मिजोरम में मिलेंगे, नागालैंड और मणिपुर में मिलेंगे, ठीक है। ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर क्रिश्चियन मिलते हैं। सिख की बात करें तो सिख आपको पंजाब में मिलेंगे, हरियाणा में मिलेंगे और दिल्ली में मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैन की। जैन लोग आपको राजस्थान में मिलेंगे, गुजरात में मिलेंगे और महाराष्ट्र में मिल सकते हैं,
ठीक है। अब हम बात करते हैं बुद्धिस्ट की। तो बुद्धिस्ट आपको सिक्किम में मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे, लद्दाख में मिलेंगे, लाहौल और स्पीति जो कि 2 डिस्ट्रिक्ट हैं हिमाचल प्रदेश में, आपको वहाँ मिलेंगे, और त्रिपुरा में मिलेंगे अच्छे अमाउंट में। ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट कंपोजिशन है वर्किंग पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन जो है वो वर्क किस अकॉर्डिंग कर रही है और कितनी पॉपुलेशन वर्क कर रही है उस पर ये कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन आता है। ठीक है। अब पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग, मतलब क्या वो काम करते हैं, उनकी इकोनॉमी कैसी है, वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड करा गया है, मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स। ठीक है। तो मेन वर्कर्स कौन होते हैं? मेन वर्कर्स ऐसे आदमी होते हैं जो तकरीबन 183 डेज काम करते हैं एक ईयर में, जो कम से कम 183 डेज काम करते हैं एक साल में, वो मेन वर्कर्स कहलाते हैं। वहीं पर दूसरे होते हैं मार्जिनल वर्कर्स। मार्जिनल वर्कर्स ऐसे लोग होते हैं जो 183 डेज से भी कम काम करते हैं। ठीक है। जो 183 डेज से कम काम करें वो मार्जिनल वर्कर, जो 183 डेज कम से कम काम कर लें वो मेन वर्कर। ठीक है। और जो लोग काम ही नहीं करते हम उनको नॉन वर्कर कहते हैं। अब हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वर्कर्स के साथ है हमारा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मणिपुर। ठीक है। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें लार्जर परसेंटेज ऑफ वर्कर्स मिलते हैं। अब हम बात करें 2011 के सेंसस की, तो उसके अकॉर्डिंग जो वर्किंग पॉपुलेशन है इंडिया की उसको 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट है कल्टीवेटर्स, सेकंड है एग्रीकल्चरल लेबरर्स, थर्ड है हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स और फोर्थ है अदर वर्कर्स। कल्टीवेटर्स की बात करें तो जो जमीन पर फसल उपजाते हैं उनको हम कल्टीवेटर्स कहते हैं, मतलब फार्मर्स। अब बात करें एग्रीकल्चरल लेबरर्स की, ऐसे लेबर जो एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं। ठीक है। एग्रीकल्चर में हेल्प करने से मतलब है कोई अलग से हमने आदमी बुला लेते हैं अपनी फसल काटने के लिए, तो वो एग्रीकल्चरल लेबरर्स कहलाते हैं। थर्ड है हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ऐसे वर्कर्स जो हमारे हाउस होल्ड में काम करते हैं, मतलब घर के कामों में काम करते हैं और इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उनको हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स कहते हैं। लास्ट होता है अदर वर्कर्स। अदर वर्कर्स से मतलब क्या है? अदर वर्कर्स ऐसे वर्कर जो इन सब तीनों में नहीं आते और कुछ अलग काम करते हैं, उसको अदर वर्कर्स कहते हैं। तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। आपको यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो